नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड की हिंदी की कहानी पंचलाइट पढ़ेंगे। ये कहानी लेखक फनीश्वर नाथ रेणु ने लिखी है। इस कहानी में लेखक ने गांव के जीवन, वहां के माहौल और गांव वालों की सोच को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अपनी अपनी टोलियों में रहते हैं। हर टोली की अपनी पंचायत और बैठने की जगह होती है। उन्हीं में से महतो टोली की पंचों ने पिछले 15 महीनों तक लोगों पर जुर्माना लगा लगा कर पैसे जमा किए और इस बार रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदी। गांव में 8 अलग अलग जातियां हैं और सबकी अपनी अपनी पंचायत और बैठने की जगह है। सबके पास दरी और दरी बिछाने का सामान है। लेकिन अब महतो टोली के पास भी अपनी पंचलाइट हो गई है। पंचों ने सोचा 10 रुपए बच गए हैं तो उससे पूजा का सामान ले लेते हैं। उनका मानना था किसी भी नई मशीनरी चीज को बिना पूजा पाठ के शुरू नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुराने जमाने का उदाहरण दिया कि अंग्रेज भी पुल बनाने से पहले बलि देते थे। जब पंच लोग मेले से लौटे तो सबसे आगे छड़ीदार अपने सिर पर पंचलाइट का डिब्बा रखे हुए था और उसके पीछे गांव के मुखिया चल रहे थे। जैसे ही वे गांव पहुंचे, दूसरी टोली के एक व्यक्ति ने मजे लेने के लिए पूछा, कितने की लालटेन लाए हो महतो? महतो टोली के लोगों को बुरा लगा। उन्हें लगा ब्राह्मण टोली वाले जानबूझकर इसे लालटेन बोल रहे हैं। वे सोचते हैं बामन टोली के लोग अपनी घर की साधारण डिबरी को तो बिजली की बत्ती बताते हैं और हमारी इतनी कीमती पंचलाइट को बस एक लालटेन कह रहे हैं। पूरे टोले में एकदम मेला जैसा माहौल हो गया। औरत, मर्द और बच्चे सब अपना काम धंधा छोड़कर दौड़े आए कि चलो भाई, अपनी टोली का पंचलाइट आया है। छड़ीदार अग्नू महतो सबको सावधान कर रहा था कि कोई पास आकर छूना मत, नहीं तो खराब हो जाएगा। सरदार ने भी अपनी घरवाली से कह दिया कि शाम को पूजा होगी, इसीलिए जल्दी से नहा धोकर तैयारी कर लो। कीर्तन करने वालों ने भी आपस में बातें कर ली। आज तो पंचलाइट की रोशनी में ही कीर्तन होगा। उनके लीडर ने तो साफ चेतावनी दी, अगर आज किसी ने गाने में गड़बड़ी की तो कल से उसे टोली से बाहर कर दिया जाएगा। बच्चे इतने खुश थे कि बिना किसी बात के ही इधर उधर शोर मचा रहे थे। सूरज डूबने से पहले ही सब सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। वहाँ बस पंचलाइट की ही बातें हो रही थी। सरदार हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपनी शान बघार रहे थे। कैसे उन्होंने दुकानदार को अपनी बातों में फंसाया। सरदार बोले, दुकानदार पहले बहुत पैसे मांग रहा था, पर जब मैंने उसे डांट कर कहा कि हमें देहाती मत समझो, तो वो समझ गया मैं कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अपनी जाति का सरदार हूँ। फिर उसने चुपचाप कम दाम में पंचलाइट दे दिया। दीवान जी ने भी अपनी तारीफ जोड़ते हुए कहा, दुकानदार बड़ा पारखी था, उसका नौकर डिब्बा देने में नखरे कर रहा था, पर मेरी कड़क आवाज सुनकर दुकानदार ने नौकर को डांटा और तुरंत बक्सा दे दिया। सब लोग खुश थे और अपनी जीत मान रहे थे। टोले के लोग सरदार और दीवान की बातें सुनकर बड़े खुश थे और उन्हें बड़ी इज्जत से देख रहे थे। छड़ीदार तो औरतों को चटकारे लेकर बता रहा था कि जब हम पंचलाइट लेकर आ रहे थे तो वो रास्ते भर सन सन की आवाज कर रहा था। लेकिन ठीक ऐन मौके पर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। तेल भी आ गया, पूजा का सामान भी सज गया और कीर्तन करने वाले भी ढोल मजीरा लेकर तैयार हो गए। पर तब सबको याद आया कि अरे, इसे जलाएगा कौन। हैरानी की बात यह है, खरीदने से पहले या खरीदने के बाद भी किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। अब हालत ऐसी थी जैसे कोई गाय तो खरीद लाए पर उसे धोना किसी को न आता हो। अब उस मशीन वाली चीज को जलाए कौन, ऐसा नहीं था। पूरे गांव में कोई इसे जलाना नहीं जानता था। दूसरी पंचायतों में लोग इसे जलाना जानते थे, लेकिन महतो टोली के पंचों की शान का सवाल था। वे सोचते थे पहली बार नई चीज की पूजा हो रही है और अगर इसे जलाने के लिए दूसरी टोली के आदमी को बुलाया तो जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। दूसरी टोली वाले बात बात पर चिढ़ाएंगे कि अरे, अपनी पंचलाइट तो खुद जला नहीं पाए थे। बस इसी इज्जत के चक्कर में सब चुप हो गए। चारों तरफ उदासी छा गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी, आज पंचलाइट के लालच में किसी ने अपने घर में छोटी दिया ढिबरी नहीं जलाई थी। सब इस उम्मीद में थे कि आज तो पंचलाइट की तेज रोशनी होगी। मामला अब और भी ज्यादा बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार चली गई। सरदार, दीवान और छड़ीदार जो अभी तक अपनी शान झाड़ रहे थे, उनकी बोलती ही बंद हो गई। सबकी हिम्मत जवाब दे गई थी और पंचों के चेहरे लटक गए थे। इसी बीच माहौल और खराब करने वाली खबरें आने लगी। एक लड़के ने आकर बताया, राजपूत टोली वाले हमारा खूब मजाक उड़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं
पंचलाइट के सामने कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करो तो वो अपने आप जल उठेगी। पंचों ने दुख में सोचा, अब भगवान ने उन्हें हंसने का मौका दिया है तो वे क्यों नहीं हंसेंगे। अब कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी को एक राज पता था। वो जानती थी गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन दिक्कत ये थी गोधन का हुक्का पानी बंद था, यानी उसे बिरादरी से निकाल दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि गोधन को क्यों निकाला गया था बिरादरी से। वो मुनरी को देखकर फिल्मी गाने गाता था, वो बाहर से आकर गांव में बसा था और उसने कभी पंचों को खातिरदारी के लिए पैसे या पान सुपारी नहीं दी थी। इसीलिए पंचों ने उस पर 10 रुपए का जुर्माना ठोक दिया था और पैसे ना देने पर उसे बिरादरी से बाहर कर दिया था। अब मुनरी बड़ी उलझन में थी। एक तरफ तो उसकी बिरादरी की बेइज्जती हो रही थी और दूसरी तरफ वो गोधन नाम कैसे ले, क्योंकि वो तो सजा काट रहा था। मुनरी ने बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली की कान में धीरे से ये बात कही। उसने इशारों में समझा दिया कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। कनेली पहले तो मुस्कुराई और बोली, पर गोधन का तो हुक्का पानी बंद है। तब मुनरी ने उसे जिद की, तू बस एक बार सरदार से कह तो सही। कनेली ने सबके सामने बोल दिया, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। ये सुनते ही सब सोच में पड़ गए। सरकार ने दीवान को देखा और दीवान ने पंचों को। सब इसी उलझन में थे, जिस गोधन को हमने सजा देकर बिरादरी से निकाला है उससे मदद कैसे मांगे। लेकिन सरदार ने बड़े पति की बात कही, जब जाति की इज्जत थी मिट्टी में मिल रही है तो कैसे पाबंदी। बिरादरी की इज्जत बचाना ज्यादा जरूरी है। दीवान और बाकी पंच भी मान गए कि हाँ, गोधन को बुला लेना चाहिए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन ने आने से मना किया। उसने कहा, भाई पंचों का क्या भरोसा, कल को अगर मशीन का कोई पुर्जा बिगड़ गया तो वे फिर मुझ पर जुर्माना ठोक देंगे। छड़ीदार ने आकर रोनी सूरज बनाकर सबको बताया कि गोधन नहीं आ रहा है। सब डर गए, अगर आज पंचलाइट नहीं चली तो दूसरी टोली वाले कल से गांव में जीना हराम कर देंगे। आखिर में गुलकी काकी खुद गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। गोधन के आते ही सबके चेहरे खिल गए और सबको उम्मीद जगी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। माहौल फिर से ठीक होने लगा। सरदार की पत्नी बिल्ली भगाने लगी और कीर्तन वाले अपनी तैयारी करने लगे। लेकिन तभी गोधन ने एक नया पेच फंसा दिया। उसने पूछा, स्पिरिट यानी जलाने वाला तेल कहाँ है? बिना स्पिरिट के पंचलाइट कैसे जलेगी? लो भाई, एक नई मुसीबत आ गई। जब पता चला कि जलाने के लिए स्पिरिट ही नहीं है तो सब लोग फिर से सरदार और पंचों को मन ही मन कोसने लगे कि बिना अकल के काम करते हैं ये लोग। चारों तरफ फिर से मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा खिलाड़ी निकला। उसने कहा, बिना स्पिरिट के ही जला दूंगा, बस नारियल का तेल ला दो। मुनरी झट से तेल लाई। गोधन ने पंप मारना शुरू किया, कभी मुंह से फूंक मारता तो कभी चाबी घुमाता। देखते ही देखते पंचलाइट से सन की आवाज आने लगी और रोशनी बढ़ गई। उजाला होते ही लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया और सब कहने लगे, भाई गोधन तो बड़ा उस्ताद लड़का है। पूरी टोली रोशनी से चमक उठी। कीर्तन मंडली ने जोर से महावीर स्वामी की जय का नारा लगाया और गाना शुरू किया। उजाले में सबके मुस्कुराते चेहरे दिखने लगे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने भी बड़े प्यार से गोधन को देखा। दोनों की आंखें मिली और नजरों ही नजरों में जैसे सुलह हो गई। मुनरी ने इशारा किया कि जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ कर दो। सरदार ने भी बड़े प्यार से गोधन को पास बुलाया और कहा, बेटे तुमने आज बिरादरी की नाक बचा ली। अब तुम्हारी पुरानी सारी गलतियां माफ। अब तुम चाहे जितनी फिल्मी गाने गाओ, कोई नहीं रोकेगा। मुनरी की माँ यानी कि गुलरी काकी ने भी खुश होकर गोधन को रात के खाने पर बुलाया। गोधन ने फिर मुनरी की तरफ देखा और मुनरी ने शर्मा कर पलकें झुका ली। कीर्तन वाले फिर से जय जयकार करने लगे और पंचलाइट की उस तेज रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधों का एक एक पत्ता भी मुस्कुरा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।